अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का इंपोर्टेंस के बारे में इतना कहेंगे कि दिस चैप्टर इज गिवन और कॉइन्ड द आइडिया ऑफ द नेम ऑफ इंजीनियर। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं सारे इंजन के बारे में, है ना। जितने सारे इंजन से आपका, जितने सारे गाड़ी चलते हैं, डीजल इंजन से, पेट्रोल इंजन से, है ना, सारा इंजन इसी से चलते हैं, इस चैप्टर की फंडामेंटल से चलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, द थर्मल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड एज डायनामिक मैकेनिकल एनर्जी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ ए इंजन। क्या होता है उसमें, the thermal energy to be converted into dynamic mechanical energy. So the chapter is called thermodynamics. Okay. तो इंजीनियरिंग में ये पार्ट आता है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। बेसिकली ये जो चैप्टर है इट डील्स विथ गैसेस, और उसमें हम लोग ये देखेंगे कि हाउ द थर्मल एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम ऑफ गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सो थर्मोडायनेमिक्स नाम उसी से पड़ता है, और उसमें ये चीज आता है कि आप देखोगे, आप कहोगे सर हम जब गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल का जो हीट एनर्जी है वो तो कन्वर्ट होता है उसमें मैकेनिकल वर्क में। पेट्रोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल, हाँ वो ठीक है, लेकिन पेट्रोल को पहले गैस में कन्वर्ट किया जाता है। देन दैट गैस इज यूटिलाइज्ड, गैस को यूटिलाइज करके हम इंजन को चलाते हैं। तो इंजन वाला टर्म इस चैप्टर में आता है, और इंजन से लोग इंजीनियर बनते हैं। ठीक है, अगर थर्मोडायनेमिक्स नहीं होता तो इंजन नहीं होते, आप और हम इंजीनियर नहीं होते, कुछ दूसरा होते, है कि नहीं। तो लेट अस सी, इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स समझने पड़ेंगे, डिफरेंट टर्म्स। पहला हुआ, फर्स्ट टर्म आई वांट टू एक्सप्लेन इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या होता है, इसको हम एफ से डिनोट करेंगे, स्मॉल एफ। क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ independent kinetic energy associated with a molecule, और सीधे लिखते हैं the number of independent kinetic energy associated with a molecule is called its degree of freedom। डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो किसी एक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जीज इट कैन पोजेस। आई हैव यूज्ड ए टर्म इंडिपेंडेंट काइनेटिक एनर्जी। देखो यहाँ पर टर्म यूज किया हूं, इंडिपेंडेंट काइनेटिक एनर्जी। इंडिपेंडेंट काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ, कहेंगे two kinetic energies can be changed, can be considered as independent of each other if either one of them can be changed without affecting the other। दो काइनेटिक एनर्जी को हम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट तब कहेंगे जब उनमें से किसी एक को हम बदल सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द अदर वन। मतलब एक बरकरार रख के दूसरा को बदल सकते हैं, तो हम उसको कहेंगे इंडिपेंडेंट काइनेटिक एनर्जी। अब इतना सारा समझाने के बाद भी मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ समझ में
नहीं आ रहा है। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा सोचो कोई एक पार्टिकल ये XY प्लेन में मूव कर रहा है, समझने की कोशिश करना। कोई एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है XY प्लेन में विद सम वेलोसिटी v। नाउ इट हैज गॉट सम कंपोनेंट Vx, सम कंपोनेंट Vy इन दिस डायरेक्शन। अब आप जानते हो कि उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल के पास, दैट कैन बी रिटन एज हाफ mvx का स्क्वायर हाफ mvy का स्क्वायर। व्हाई? क्योंकि आपको मालूम है v क्या है, v इज रूट ओवर ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो इसके पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है दैट कैन बी कंसीडर्ड एज टू डिफरेंट पार्ट्स। तो हम कहेंगे कि इसके पास दो काइनेटिक एनर्जी है, वन ड्यू टू मोशन अलोंग y एक्सिस, वन ड्यू टू मोशन अलोंग x एक्सिस। जब वो पार्टिकल ऐसे जा रहा था उसके ऊपर अगर मैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता हूं, आई अप्लाई ए फोर्स लाइक दिस, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता हूं, as this force is along y axis this will affect the y component of velocity will change. That means the kinetic energy due to y component motion will be affected, but the kinetic energy due to x component motion is not going to be affected. कहने का मतलब है ऐसा एक फोर्स लगा के अप्लाई करके हम ये पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर उल्टा फोर्स लगा के डिक्रीज कर सकते हैं, कीपिंग दिस वन कांस्टेंट। सिमिलरली ऐसा एक फोर्स लगा के हम इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, कीपिंग दिस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। कहने का मतलब हुआ these two kinetic energies are independent kinetic energies. समझ में आया? by applying a force along x axis or along y axis we can change them without affecting the other. तो हम कहेंगे जब ये पार्टिकल xy प्लेन में ऐसे जा रहा है, ध्यान से देखो, when a particle is moving in xy plane it has got two independent kinetic energies. It has got two independent kinetic energies. Similarly अगर कोई पार्टिकल स्पेस में जा रहा है तो उसके पास x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है, एक z कंपोनेंट भी होगा। तो उस केस में हम इसको कहेंगे कि v will be vx square plus vy square plus vz square का रूट ओवर and can be written as this plus half m vz square। इसका मतलब कोई पार्टिकल अगर मोशन में है इन स्पेस तो उसके पास कितने तो इंडिपेंडेंट काइनेटिक एनर्जी हो सकते हैं? आप कहोगे 3, है ना? When you apply a force along y axis only this kinetic energy will change. When you apply a force along z axis only this will change, other two will remain constant. They are all independent of each other. Excuse me. So due to its translatory motion the particle can have 3 independent kinetic energies. 3 independent kinetic energy। अच्छा, अभी ये भी हो सकता है कि बॉडी का रोटेशन हो रहा है ना? अगर हम कहेंगे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, अगर कोई बॉडी ऐसा रोटेट कर रहा है, ऐसा रोटेट कर रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया? नेगेटिव z एक्सिस और अलोंग z एक्सिस। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? बाय राइट हैंड फिस्ट रूल, close your right hand fist with your thumb being open, let your fingers indicate the direction of circulation, thumb indicates the direction of the rotational vector along the axis। मतलब जब ये ऐसे घूम रहा है angular velocity is inward, that is in the direction of negative z axis or in general along z axis। Similarly अगर ऐसे घूम रहा होगा it will be along x axis, अगर ऐसे घूम रहा होगा it will be along y axis। रोटेशन के चलते भी उसके पास 3 इंडिपेंडेंट काइनेटिक एनर्जीज हो सकते हैं, है कि नहीं? देयर कैन बी 3 इंडिपेंडेंट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज। तो दीज आर द वे इन व्हिच a body can, a single particle can store some energy। ठीक है, तो ये सबको जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कि कोई मान लो कि कोई बॉल हवा में उछलता हुआ जा रहा है, कोई चिड़िया हवा में उड़ रही है, उसके पास कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है? हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम? हाँ हो सकता है बिकॉज ऑफ इट्स लीनियर मोशन 3, बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशनल मोशन। मान लो कि ऐसे घूमते घूमते, सॉरी ये पेन मान लो इनसे घूमते घूमते आगे जा रहा है, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है,
जैसे अर्थ अपनी चारों तरफ भी घूम रहा है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, सन की चारों तरफ भी घूम रहा है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन। सपोज द सोलर सिस्टम एज ए होल इज मूविंग इन अनदर डायरेक्शन, 3 तो हो सकता है 3। कहने का मतलब हुआ कि व्हेन ए बर्ड इज फ्लाइंग व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपको हो गया 3। ए फुटबॉल इज थ्रोन इनटू एयर, उसके पास कितने ठो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए, आपको हो गए 3, क्योंकि ड्यू टू लीनियर मोशन 3, ड्यू टू रोटेशनल मोशन 3। कितने किस्म की काइनेटिक एनर्जी वो रख सकता है कि नहीं है अलग बात है, उसके पास उस किस्म की काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है कि नहीं है अलग बात है, लेकिन कितने किस्म की काइनेटिक एनर्जी, इंडिपेंडेंट काइनेटिक एनर्जी वो रख सकता है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो हम क्या देखें फिर से शुरू से। The number of independent kinetic energy associated with a molecule is called its degree of freedom. Two kinetic energies can be considered as independent of each other if either one of them can be changed without affecting the other. अच्छा, चलो अभी हम बात करते हैं कि क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट गैस मॉलिक्यूल्स हियर। ठीक है, तो कहेंगे फॉर ए मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल फॉर ए मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल क्या कहोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, आप कहोगे हाँ सर, जैसे चिड़िया के लिए होता था, मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का लीनियर मोशन के लिए 3 किस्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, रोटेशनल मोशन के लिए 3 किस्म का होगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए 6। बट थिंक सपोज दिस इज व्हाट इज ए मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, से इट इज हीलियम और नियम समथिंग लाइक दैट आर्गन। लीनियर मोशन के लिए उसके पास 3 काइनेटिक एनर्जी हो सकते हैं, बात सही है। रोटेशनल मोशन के लिए अगर वो इस एक्सिस में रोटेट करेगा कुछ होगा, इस एक्सिस में रोटेट करेगा कुछ होगा, इस एक्सिस में रोटेट करेगा कुछ होगा, बट इट इज मोनोएटॉमिक। द साइज ऑफ दिस एटम इज सो स्मॉल, व्हेन द साइज इज सो स्मॉल व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, नहीं, और आई क्या है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, this quantity reduces to 0 because it is a monoatomic gas molecule. About an axis passing through the molecule, what is the moment of inertia? Obviously 0. अगर 0 नहीं भी है, it is so small that you can ignore the other kinetic, ignore it in comparison with other linear kinetic energies. हम लोग क्या मानते हैं, बोलते हैं कि about this axis, moment of inertia of this molecule is 0. तो उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0, मतलब अगर वो ऐसे रोटेट कर रहा है तब भी 0, ऐसे रोटेट कर रहा है तब भी 0, और इस एक्सिस में रोटेट कर रहा है तब भी 0। सो फॉर ए मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया बताइए, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3। इट कैन हैव ओनली 3 लीनियर काइनेटिक एनर्जीज, इट कैन नॉट पोजेस एनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? चलिए, फॉर ए डायएटॉमिक gas molecule what is a, सोचो डायएटॉमिक है, हाइड्रोजन, 2 atoms are bonded to each other। अब ये मूव करेगा तो इसके पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही होगा, there will be some linear kinetic energy, है कि नहीं? Three types of independent linear kinetic energies due to motion along x-axis, y-axis and z-axis, वो तो बरकरार है कंपल्सरी। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात है, if I rotate it about this axis, अब ये इस एक्सिस में घूमेगा तो हाँ, अब इसके लिए इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, लेकिन इसके लिए 0 नहीं है। So due to rotation in this axis, this will now have some kinetic energy. Similarly, if I choose an axis normal to the plane of the board, और ये ऐसे घूमने लगा, तब भी उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट 0। So moment of inertia is not 0 about this axis as well as in this axis, but about this axis, इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा,
कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डायटोमिक गैस अलोंग दिस एक्सिस? 0। इसका मतलब ड्यू टू रोटेशन अलोंग एक्स एक्सिस, अगर वो ऐसे घूमेगा तो फिर हम कहेंगे कि इसमें ये कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। मतलब इसके पास कितने किस्म की इंडिपेंडेंट काइनेटिक एनर्जी हो सकते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकते हैं 2, लीनियर काइनेटिक एनर्जी हो सकते हैं 3। तो हम कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5। तो एक चीज तो समझ में आया क्या, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, कैसा बना है वो मॉलिक्यूल एंड एटॉम्स इन्वॉल्व। तो क्या याद किए, समझ में आया? 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम F depends on the structure and atomicity, how many atoms are involved of the molecule. For ideal gases, it can be proved F is 3a minus r. Sorry, 3a minus r क्या है? A is number of atoms in the molecule, R is number of relations between atoms. 3a minus r number of atoms in the molecule and r is number of relation between the atoms. ठीक है, मतलब अभी मैं ये बोलना चाहता हूं कि सपोज जस्ट लेट मी एक्सप्लेन इट। कोई मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, हीलियम, सिंगल एटम है। सो व्हाट इज नंबर ऑफ एटम, व्हाट इज नंबर ऑफ रिलेशंस एंड व्हाट इज एफ। आई जस्ट वांट टू मेक ए टेबल। तो ए कितना है, यहाँ पर एक एटम है, क्या रिलेशन है किसके साथ? अरे ये तो मोनोएटॉमिक है, किसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो एफ का वैल्यू क्या होगा, सोचो, 3a minus r हो गया 3। Suppose we talk about hydrogen which is diatomic. So how many atoms are there? 2. How many relations? Only one relation. There is one bond between them. One relation. So what is F? 3a minus r. 3 into 2 minus 1 कितना हो गया? 5। सपोज हम कहेंगे, अभी बात करेंगे किसका, सपोज हम करेंगे से मीथेन CH4। नाउ टेल मी स्ट्रेट वे क्या होने वाला है, नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा इसमें? 4। नंबर ऑफ एटम्स 4 हो गए, नंबर ऑफ एटम्स 5, नंबर ऑफ रिलेशंस है ना, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो गए? 4। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 into 5 15 minus 4 is 11। क्या समझ में आ रहा है? If you are aware of the structure and the atomicity of a molecule, you can find out the degree of freedom. Monoatomic, diatomic, triatomic अगर linear structure है, suppose just for example लेते हैं, ट्राइएटॉमिक है और लीनियर स्ट्रक्चर है, ऐसा है। ट्राइएटॉमिक है बट नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है, ऐसा है। तो केसेस विल चेंज। लीनियर स्ट्रक्चर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 1 2 ऐसे करके रखेंगे। नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर रहेगा नंबर ऑफ एटम्स 3, इसमें भी नंबर ऑफ एटम्स 3, इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस 2, इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस 3। अकॉर्डिंगली थिंग्स विल चेंज। ट्राइएटॉमिक लीनियर स्ट्रक्चर है तो क्या होगा, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है तो क्या होगा, हर एक केस में चीजें बदल जाएंगे और डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स एंड द नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन द एटम्स, उसके ऊपर डिपेंड करके हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आ जाएगा।
तो यहाँ पे हमारा इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा नहीं लगा रहा है किस चीज पे कि हर एक गैस के लिए क्या होगा, क्या करना है। हमें बेसिक समझ में आ गया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। कोई अगर एक अननोन गैस दिया गया तो उसका कैसे निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये टेबल कोई दोबारा सुनना चाहते हैं मेरे से, शायद उनको समझ में नहीं आया या फिर मेरा वॉइस बहुत सुरीला लगा तो फिर से सुनना चाहते हैं। वो बात कुछ ऐसा है, अगर हीलियम है, हीलियम का ए क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। हीलियम मॉलिक्यूल में कितने दो हीलियम है, 1। किसके साथ कुछ रिलेशन रखा है, किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मोनोएटॉमिक है, आइडियल। तो इसमें क्या होगा, ये मोनोएटॉमिक है मतलब इरेक्टिव है ना, इनर्ट गैस है, तो हम कहेंगे इसका रिलेशन 0 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है, 3 × 1 - 0 कितना हो गया, 3। हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, तो हम देखेंगे कि ये दो एटम है और उनके बीच में एक रिलेशन है। तो आप कहोगे हाउ मेनी एटम्स, 2, हाउ मेनी रिलेशंस, रिलेशन इज 1। तो क्या हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 × 2 - 1 दैट इज 5। मीथेन, हाउ मेनी एटम्स, यहाँ पर एक एटम है, इधर 4 हाइड्रोजन है ना। तो आप क्या कहोगे, हाउ मेनी एटम्स आर देयर, यू विल से देयर आर 5 एटम्स। हाउ मेनी रिलेशंस आर देयर, हाउ आर जस्ट 1 2 3 4। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, इट्स कमिंग आउट टू बी 3 × 5 - 4 दैट इज 11। क्या समझ में आया? ठीक। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जान के हमको फायदा क्या, हम लोग तो हर चीज में फायदा देखते हैं ना। ये सीख लो, क्या फायदा, जेई में आएगा, हाँ जेई में आएगा, हाँ ठीक है पढ़ लेते हैं। नहीं जेई में नहीं आएगा, ऐसे ही सीख लो, रहने दो यार, इतना सारा सीखने के लिए बाकी है। हम लोग हर चीज में फायदा ढूंढते हैं। अब असली चीज ये हुआ कि हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ के फायदा क्या है। फायदा ये है, जैसे मान लो कि आपके पास, अभी आप मेरे सामने खड़े हो और आपके पास कितने पैसे हैं, तो मुझे पहले पता करना है कि हाउ मेनी पॉकेट्स यू हैव। ठीक है, हाउ मेनी पॉकेट्स यू हैव, पता चला इधर एक पॉकेट है, इधर एक पॉकेट है, घुटने में एक पॉकेट है। अगर 6 ठो पॉकेट है तो मैं सारा पॉकेट को टटोल के देख लूंगा कहां पर कितना पैसा है, फिर मैं बोलूंगा इसके पास इतना ही पैसा, ऐसे एक पैसा ज्यादा नहीं है। ठीक है ना। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट पॉकेट्स, मतलब एक पॉकेट का पैसा दूसरा पॉकेट में नहीं जा सकता। ये नहीं कि एक पॉकेट में छेदा है, इधर से घुस के दूसरे पॉकेट में निकल रहा है, ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट पॉकेट्स है देयर। तो आपके ड्रेस में भी कितने तो पॉकेट्स है, दैट विल डिसाइड कि इन व्हिच प्लेसेस यू कैन स्टोर मनी। तो सारा मनी को ले लेंगे तो हमको मिलेगा आपके पास टोटल पैसा कितना है। सिमिलरली कोई बॉडी के पास कितने किस्म की काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, जानकारी होने से टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है हम पता कर सकते हैं, ढूंढ लेंगे। एक्स डायरेक्शनल मोशन के लिए कितना है, वाई डायरेक्शनल मोशन के लिए कितना है, जेड डायरेक्शनल मोशन के लिए कितना है, ये रोटेशन के लिए कितना है, ओ रोटेशन के लिए कितना है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 11 है तो 11 पॉकेट्स को ढूंढ लेंगे कितना काइनेटिक एनर्जी है, सारे को जोड़ देंगे तो हमें उस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। समझ में आया? तो किसी एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी जानने के लिए उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम को जानना पड़ता है। और यहां पर एक सामने आता है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लॉ, दैट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है, द लॉ सेज दैट, द लॉ स्टेट्स दैट, द लॉ states that the kinetic energy associated with a molecule is equally distributed among all its degree of freedom। मतलब अगर कोई एक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। आप अगर 10,000 रुपया लेके जा रहे हो, आपकी इस ड्रेस में 5 तो पॉकेट है, आप एक जगह नहीं रखोगे,
गया तो गया, कोई पिक पॉकेट कर दिया तो गया। तो हम क्या करते हैं, मनी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके हर पॉकेट में रखते हैं, एक तो चोरी हो गया तो बाकी मिलेगा। दैट इज व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। कहता है कि कोई मूव करता हुआ मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होता है वो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर होता है। तो आपको किसी एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कितना तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, हाउ, बाय द फॉर्मूला 3 - r। फिर किसी एक कन्वीनियंट डिग्री ऑफ फ्रीडम में, किसी एक कन्वीनियंट तरीके से कितना एनर्जी रखा है, किसी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में उसके पास क्या एनर्जी है वो पता करना होगा। दैट एनर्जी मल्टीप्लाई टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, तो that will give you the total kinetic energy associated with the molecule. So this law is called law of equipartition of energy. ठीक है। Now we want to see number 3. ठीक है। नंबर 3 में हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखना चाहते हैं, वो हो गया स्पेसिफिक हीट्स और मोलार स्पेसिफिक हीट्स। मोलार स्पेसिफिक हीट्स, इसको हम C से डिनोट करेंगे। The amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas by 1 degree centigrade is called molar specific heat। ध्यान से देखना, यहां पर से मिसकंसेप्शन शुरू, बहुत सारा मिसकंसेप्शन शुरू हो जाता है यहां से आगे। नाउ वी आर स्लोली एंटरिंग इनटू थर्मोडायनेमिक्स पार्ट। Molar specific heat क्या है? It is the amount of heat required. It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas by 1 degree centigrade. कोई 1 मोल गैस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, यहाँ पर हम लोग सिंबल्स लेंगे, हीट को कहेंगे Q और टेम्परेचर को कहेंगे T। पहले हम लोग थीटा लिखते थे, अब इसको T लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या सिंबल ले रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रहे कि Q इज heat and T is temperature, ठीक है, T is temperature। I will rather say it with more accuracy, absolute temperature, ठीक है, T is absolute temperature। 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, सपोज डेल्टा Q amount of heat is required to raise the temperature of 1 mole of a gas by 1 degree centigrade, then that delta Q is equal to C, ठीक है। 1 मोल गैस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो हीट कितना है, C। अच्छा, N मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 मोल गैस का टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए था डेल्टा Q। N मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए क्या हीट जरूरत होगा, Nc। सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ N मोल्स ऑफ ए गैस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज Nc। नाउ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ N मोल्स ऑफ गैस बाय डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या कहेंगे, इट इज Nc डेल्टा T, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हीट चाहिए था Nc, डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए Nc डेल्टा T। समझ में आया क्या? इसका मतलब इससे पता चला द मोलार स्पेसिफिक हीट इज नथिंग बट डेल्टा Q by N डेल्टा T, where delta Q is amount of heat required, to raise the temperature of
सेंटीग्रेड, एक्सक्यूज मी। तो ध्यान रहे C क्या हो गया, डेल्टा Q बाई N डेल्टा T। अच्छा, अब देखना है कि ये C किसके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग बात कर रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट C का। क्या हुआ ये, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑब्वियसली सेम सिमिलर चीज हम लोग पढ़े हैं स्पेसिफिक हीट कैलोरीमेट्री में। पानी का कैलोरीमेट्री, पानी का स्पेसिफिक हीट, ऑयल का स्पेसिफिक हीट, मिल्क का स्पेसिफिक हीट, डेफिनेशन वही था। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ऑयल बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑयल। सिमिलर डेफिनेशन है, यहाँ पर 1 मोल ले रहे हैं क्योंकि ये मोलर स्पेसिफिक हीट है। अच्छा, तो इसमें यूनिट क्या हो गया, देखो तो इसमें यूनिट क्या हो गया, डेल्टा Q को कहेंगे कैलोरी, मोल ये हो गया केल्विन, ठीक है। तो हम कहेंगे यूनिट इज कैलोरी पर मोल केल्विन। सर यहाँ पे जूल्स क्यों नहीं लिए? आगे ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। 4.2 मल्टीप्लाई कर लो, जूल्स ले लो, जो चाहे मर्जी वो ले लो, ठीक ना, कुछ भी ले सकते हो। यूजुअली ये थर्मोडायनामिक चैप्टर में कैलोरी इज द यूनिट फॉर हीट, तो इसमें हम लोग कैलोरी में लेते हैं, कभी कभार जूल में भी लेते हैं। हम तो अपनी मर्जी के राजा है, कुछ भी ले लेते हैं जरूरत पड़ने पर, जैसे जरूरत पड़ता है वैसे ले लेते हैं, अपना मर्जी। कोई जरूरी नहीं कि आप जूल्स नहीं ले सकते, ले सकते हो। तो कैलोरी फॉर मोल केल्विन, ये हो गया हमारा C का यूनिट। अब ये C किसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे हम देख रहे थे जो स्पेसिफिक हीट था, पानी के लिए अलग था, मिल्क के लिए अलग था, ऑयल के लिए कम था और अलग था, तो ऑब्वियसली C विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। हाँ, बात सही है, C विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। बट गैसेस का किस पार्ट पे डिपेंड करके ये बदलता है, गैसेस का किस पार्ट पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन अगेन देयर एटॉमिसिटी, मतलब एंड एटॉमिसिटी एंड स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो C होगा, इट विल नॉट बी डिफरेंट फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के लिए जितना होगा ऑक्सीजन के लिए वही होगा, क्योंकि दोनों डाई एटॉमिक है। इट विल नॉट बी डिफरेंट फॉर हीलियम और नियन, बिकॉज दोनों मोनोएटॉमिक है, ठीक है ना। और किसके ऊपर डिपेंड करता है वहां पर, तो when in case of liquids it was depending upon the liquid is water or oil or milk। अभी ये हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उनका एटॉमिसिटी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। नॉट ओनली दैट, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस ऑफ हीटिंग। यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात हुआ, प्रोसेस ऑफ हीटिंग, कोई चीज को हम गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, क्या करने के लिए, उसका टेम्परेचर को डेल्टा T बढ़ाने के लिए। वी आर सप्लाइंग हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ n मोल ऑफ ए गैस बाय डेल्टा T, डेल्टा Q बाय n डेल्टा T हमारा C होगा। अब सोचो कि पहले भी हम लोग समझ चुके हैं व्हाट इज टेम्परेचर, प्रीवियस क्लास में हम लोग समझे व्हाट इज टेम्परेचर। जब हम किसी गैस, मान लो कि बैलून में कुछ गैस है, ठीक है, मैं इसको ऐसे पकड़ा हुआ, आई एम एबल टू सेंस सम टेम्परेचर। क्यों बताए थे, जब भी हम कोई बॉडी को टच करते हैं, व्हाई वी सेंस द टेम्परेचर, इसलिए क्योंकि हर एक पार्टिकल उसका वाइब्रेट कर रहा था, है ना, और वाइब्रेट करते हुए हम जहां पर टच करें वो वहां पर हमको मार रहा था। हाउ मेनी पार्टिकल्स, आई मीन क्या था, हाउ मेनी पार्टिकल, व्हाट इज द रेट ऑफ स्ट्राइकिंग, मींस हाउ मेनी पार्टिकल्स आर स्ट्राइकिंग पर सेकंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग, कितना जल्दी मार रहे हैं। दूसरा हुआ द स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग, ऑल टुगेदर गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर। इफ more number of particles strike very frequently with a very high speed, we'll call it is a high temperature, है ना, ये चीज हम लोग देखे थे। अब सोचो कि कोई एक बैलून में कुछ गैस है, हम ये बैलून को ऐसे पकड़े रखे, उसका अंदर का जो मॉलिक्यूल है वो जाता है, इधर टकराता है, यहाँ पर कुछ फोड़ दिया, फिर वापस आया, टकराया तो वापस आया, फिर इधर टकराया, फिर गया, उसका जो पाथ है इतना लंबा रास्ता तय करके जाएगा, फिर इधर मारेगा। तो
सेम वे उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर रहे हैं और इधर उधर मार रहे हैं। अगर हम वो बैलून को थोड़ा सा ऐसे कंप्रेस कर देंगे, कंप्रेस कर दिए तो वही मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी मूव करने लगा, मतलब उसका स्पीड तो वही रहा लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग बढ़ गया, है कि नहीं। अब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग बढ़ गया तो हमें लगेगा कि इसका टेम्परेचर बढ़ गया। इसलिए जब भी हम किसी गैस को कंप्रेस कर देते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, किसी गैस को एक्सपांड कर देते हैं उसका टेम्परेचर घट जाता है। आप साइकिल में पंप देते वक्त देखे होंगे, while pumping a bicycle when you push the piston into the cylinder, वो सिलेंडर गर्म हो जाता है because the air is compressed, है ना। कहने का मतलब ये हुआ इसके पीछे कि टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए सिर्फ हीट चाहिए ऐसा कोई बात नहीं है। सपोज कोई गैस को हम ऐसे पकड़ के रखें और डेल्टा क्यू हीट दिए, उसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ गया, मतलब विदाउट कंप्रेसिंग इट। लेकिन सोचो अगर उसको कंप्रेस करने के साथ साथ हम हीट देंगे और चाहेंगे कि इसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ जाए तो उतना ही हीट देना पड़ेगा कि उससे कम हीट देना पड़ेगा, क्योंकि हम कंप्रेस तो कर रहे हैं। क्या और कितना हीट देने से बढ़ जाएगा टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ेगा, उतना ही हीट देना पड़ेगा कि कम हीट देना पड़ेगा। सोचो, अगेन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। कोई गैस है, सिलेंडर में कुछ गैस है, ठीक है, सिलेंडर में कुछ गैस है, यहाँ पर एक सिलेंडर में कुछ गैस है, ठीक है, और ये गैस को मैं गर्म कर रहा हूं। आई सप्लाई सम अमाउंट ऑफ हीट टू इट और इसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ गया। केस 1। केस 2 में सिलेंडर में गैस था और क्या है, मैं इसको हीट सप्लाई किया। पहला केस में कितना सप्लाई किए थे, डेल्टा Q1 हीट, तो ये गैस का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ गया था। दूसरा केस में सेम फिर से हुआ, साथ साथ में पिस्टन को अंदर पुश करता हुआ ला रहा हूं तो ये गैस कंप्रेस हो रहा है। अब भी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, अभी इसका टेम्परेचर को डेल्टा टी बढ़ाने के लिए हीट हो गया, जरूरत कितना हीट देना पड़ा, डेल्टा Q2। क्या आप सोच समझ के बोल सकते हो डेल्टा Q1 ज्यादा है कि डेल्टा Q2 ज्यादा है? डेल्टा Q2 ज्यादा होगा। थोड़ा ध्यान से सोचो, इसका मतलब मैं ठीक से आपके पास पहुंचा नहीं पा रहा हूं, फिर से रिपीट करता हूं। जब कोई गैस को कंप्रेस करते हैं उसका क्या होता है, जब कोई गैस को कंप्रेस करते हैं, ये हो गया कोई गैस बैलून के अंदर, कोई मॉलिक्यूल था, आप इधर उंगली लगाए आपको कितना गर्म लगेगा, कैसे वो मॉलिक्यूल आया, इधर मारा, इधर गया, इधर टकराया, फिर से वापस आया, फिर से गया। सो द मॉलिक्यूल इज स्ट्राइकिंग योर फिंगर एंड यू आर गेटिंग सम सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर। आप इसको अभी कंप्रेस कर दिए हो, अब वो जो मॉलिक्यूल इधर से जाएगा, इधर जाके इधर आएगा, कम समय में वापस आ जाएगा। मतलब पहले जितनी जितनी देर में वो आपकी उंगली में मार रहा था अब उससे और जल्दी जल्दी मारने लगा है। मतलब इस केस में टेम्परेचर ज्यादा होगा कि कम होगा, व्हेन यू आर कंप्रेसिंग दिस वन, T1 ज्यादा होगा कि T2 ज्यादा होगा? कौन सा? T2 ज्यादा होगा, समझ में आ गया। मतलब किसी गैस को कंप्रेस करो, टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, ये हमें समझ में आ गया। एक्सपांड करो, टेम्परेचर घट जाता है। अच्छा ये भी समझ में आया। अब देखो बात कर रहे हैं, कोई एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट था, ये कोई एक पिस्टन सिलेंडर है, ये एक पिस्टन है जिसको हम मूव करवा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मूव नहीं करवा रहे हैं। और पता चला डेल्टा Q1 हीट दिए तो उसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ गया, किसका, अंदर जो गैस था। दूसरे केस में क्या किए, जब उसको हीट कर रहे थे तब उसको कंप्रेस भी कर रहे थे, मतलब इसको कंप्रेस भी कर रहे थे और हीट भी दे रहे थे। अब पता चला डेल्टा Q2 हीट दिए तो उसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ गया। तो कौन सा केस में इसका टेम्परेचर को डेल्टा टी बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट देना पड़ा होगा, जब ये पिस्टन जब ये पिस्टन स्टेशनरी था कि ये कंप्रेस कर रहा था। जब वो स्टेशनरी था, कंप्रेस करते वक्त तो अब बिना हीट दिए भी इसका टेम्परेचर बढ़ रहा था, है कि नहीं? तो उसका टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हीट की जरूरत पड़ा। डेल्टा Q2 मस्ट बी लेस, डेल्टा Q1 मस्ट बी मोर। क्या ये बात सबको समझ में आया? ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है थर्मोडायनामिक्स का, समझ में आया? यस। तो हमें यहाँ पर क्या समझ में आ गया कि जो हमारे पास जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, C = डेल्टा Q by N डेल्टा T।
C is equal to delta Q by N delta T। उसमें डेल्टा Q क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ N मोल्स ऑफ गैस बाय डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोई N मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर को डेल्टा T बढ़ाने के लिए जो डेल्टा Q लगता है, क्या वो कांस्टेंट है? नहीं है। वो कंप्रेस हो रहा था कि एक्सपांड हो रहा था कि वॉल्यूम उसका फिक्स था, है कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। सो डेल्टा Q इज नॉट फिक्स्ड। तो C कैसे पता करेंगे? तो कैसे हम गर्म कर रहे थे? जब कोई चीज को हीट सप्लाई कर रहे थे, व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग? मतलब उसका वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए कर रहे थे, या हीटिंग कर रहे थे, या कंप्रेस करते हुए हीटिंग कर रहे थे, या एक्सपांड करते हुए हीटिंग कर रहे थे, या धीरे धीरे एक्सपांड करते हुए हीटिंग कर रहे थे, या सडनली एक्सपांड करते हुए हीटिंग कर रहे थे, या सडनली सारा बदल जाएगा। सारे के हिसाब से डेल्टा Q बदल जाएगा। जो साइकिल का बाइसाइकिल का पंप को अब पंपिंग करने से गर्म हो जाता है, उसको कभी धीरे से पंप करके देखो, क्या गर्म होता है? नहीं होता है। सो स्लो पुशिंग, सडन पुशिंग, फास्ट पुशिंग, स्लो एक्सपांशन, फास्ट एक्सपांशन, सारे का अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, इतना आसान चीज है नहीं चीज। तो हम क्या कहेंगे? लिखेंगे C डिपेंड्स ऑन क्या? डिपेंड्स ऑन, पहला हुआ नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस कौन सा? दैट इज स्ट्रक्चर एंड एटॉमिसिटी। तो नेचर ऑफ गैस मतलब नहीं है कि हर एक गैस के लिए अलग अलग होता है। नॉट डिफरेंट फॉर ऑल डिफरेंट गैसेस। हाइड्रोजन के लिए जो होता है, ऑक्सीजन के लिए वही होता है, नाइट्रोजन के लिए वही होता है, हीलियम के लिए जो होगा, नियॉन आर्गन के लिए वही होगा, लेकिन हाइड्रोजन के लिए जो होगा वो नियॉन के लिए नहीं होगा। अब बोले हाँ अलग अलग गैस है, अलग अलग गैस है इसीलिए नहीं है, अलग अलग गैस तो हीलियम और आर्गन भी है, इसलिए है कि इनका एटॉमिसिटी और स्ट्रक्चर में अंतर है। ध्यान रहे, बहुत ज्यादा फैला के लिखेंगे तो यहीं पे नोट्स बन जाएगा, बुक्स बन जाएगा। ठीक है, अच्छा सेम फॉर एग्जांपल लिख देते हैं, सेम फॉर H2 एंड O2, खत्म। इतने से आपको आगे पता चल जाएगा। बीट नंबर 2 डिपेंड्स ऑन प्रोसेस ऑफ हीटिंग। प्रोसेस ऑफ हीटिंग। सो काफी ज्यादा लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, खाली इसको लिख देते हैं। ठीक है, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग हो जाता है। तो C डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस ऑफ हीटिंग। ठीक है, अच्छा C के बारे में बात कर रहे थे, मोलर स्पेसिफिक हीट। बीट नंबर नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म। मोलर स्पेसिफिक हीट का नेक्स्ट टर्म Cp क्या होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। डेफिनेशन पूछेगा तो क्या कहोगे? डेफिनेशन पूछेगा तो क्या कहोगे कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ N moles of gas by delta T degree centigrade at constant temperature, constant pressure, है ना? प्रोसेस ऑफ हीटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए करेंगे तो फिर जो स्पेसिफिक हीट बनेगा उसको कहेंगे Cp। तो क्या कहेंगे? उसका फॉर्मूला क्या हुआ? डेल्टा Q बाय N डेल्टा T। फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं है। When P is constant, P is constant, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो हम कहेंगे कि हाँ, तो जो अमाउंट ऑफ हीट जरूरत होगा उसका 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उसको हम कहेंगे Cp। सिमिलरली Cv क्या है? इट इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या कहेंगे डेफिनेशन? व्हाट इज Cv? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of
1 mole of a gas by 1 degree centigrade at constant volume is called Cv. एट कांस्टेंट वॉल्यूम जहां पर बोले वहां पर एट कांस्टेंट प्रेशर बोल दो, दैट इज कॉल्ड Cp. तो मेन डेफिनेशन जो था C का, उसमें एंड में क्या जोड़ना है, एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो आपको Cp और Cv का डेफिनेशन मिल गया. अभी यहाँ पे कभी कभार एक स्मार्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी स्पेसिफिक हीट्स एग्जिस्ट फॉर सॉलिड. आप कहते हो एक, हाँ, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन एक एक तो है. हाउ मेनी स्पेसिफिक हीट्स एग्जिस्ट फॉर गैसेस, लोग क्या बोलते हैं, दो, Cp एंड Cv. अरे नहीं, हाउ मेनी स्पेसिफिक हीट्स एग्जिस्ट फॉर गैसेस, देयर आर इनफाइनाइट टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट्स. ये तो एक दो नमूने हैं. कांस्टेंट प्रेशर में, कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर बदल रहा होगा, वॉल्यूम बदल रहा होगा. प्रेशर जल्दी जल्दी बदल रहा होगा, वॉल्यूम धीरे धीरे बदल रहा होगा. प्रेशर धीरे धीरे बदल रहा होगा, वॉल्यूम जल्दी जल्दी बदल रहा होगा, है ना. ऐसे करके बहुत सारे वैरायटी के हो सकते हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस ऑफ हीटिंग. जब हम कोई गैस को गर्म कर रहे थे, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट था या प्रेशर कांस्टेंट था, या फिर वो पिस्टन ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, है ना. तो सारा चीज डिपेंड करता है कि कैसे हम उसको गर्म कर रहे थे. वो सारा चीज मिलकर डिसाइड करेंगे व्हाट विल बी द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट्स एग्जिस्ट, is C depends on process of heating, therefore there exists infinite types of specific heats for gases. इनफाइनाइट टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट्स होते हैं. और हमारा जो जेई मेन लेवल तक का क्वेश्चन है, उसमें Cp, Cv और C से काम बन जाएगा. एडवांस लेवल में तो हंड्रेड्स ऑफ C's विल बी कमिंग अप. बहुत सारे C बाहर आ जाएंगे, और सारे को लेके यूज करना होता है. ठीक है, तो अब हम Cp और Cv के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं. Cp और Cv के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, और उसको हम लोग अभी देखेंगे. रिलेशंस बिटवीन Cp एंड Cv, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv. ध्यान से देखो, ये था पॉइंट नंबर 4, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv. क्या है Cp? मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. क्या है Cv? मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, Cp एंड Cv के बीच में पहला चीज तो ये है कि Cp ज्यादा है कि Cv ज्यादा है. थोड़ा देखते हैं हाउ वी मेक ए गैस और हीट ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. सपोज हम कहेंगे ये कोई एक गैस सिलेंडर है. ठीक है, ध्यान से देखो, और इसमें कोई एक पिस्टन ऐसे लगा है, जो पिस्टन इसमें मूव कर सकता है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है. और मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक स्क्रू टाइट कर देता हूं, सिलेंडर की वाल के साथ एक स्क्रू लगा के अंदर घुसेड़ दिया. क्या अभी ये पिस्टन गिर सकता है? नहीं. ऊपर जा सकता है? नहीं. फंस गया इसके साथ, है ना. अच्छा, अभी अगर मैं इसको गर्म करता हूं, तो ड्यूरिंग हीटिंग which parameter was constant? You say volume is constant. जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो तो है, जो गैस था वो भी है. तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट. तो आप कहोगे जो हीट चाहिए उसको आगे बढ़ाने के लिए, या उसका टेम्परेचर को डेल्टा टी बढ़ाने के लिए, उसका क्या फॉर्मूला होगा? NCV डेल्टा टी. अगर हम इसको डेल्टा Q1 हीट सप्लाई किए और उसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ गया, टेम्परेचर इंक्रीजेस डेल्टा टी, तो हम कहेंगे डेल्टा Q1 इज इक्वल टू NCV डेल्टा TY. बिकॉज जब हम इसको गर्म कर रहे थे, क्या हुआ कि द वॉल्यूम वाज कांस्टेंट
the amount of heat required to raise the temperature of a gas by 1 degree centigrade at constant volume is called Cv। ये n moles of gas था, चलो मानते हैं n moles of gas था, टेम्परेचर डेल्टा T बढ़ गया तो जो हीट हम दिए वो कितना है, डेल्टा Q1 इज इक्वल टू n Cv डेल्टा T। दूसरे केस सेम सिस्टम अरेंजमेंट है। अब हुआ क्या है, हुआ यूं है कि यहाँ पर वही पिस्टन रखा हुआ है, फ्लोटिंग पिस्टन, और अभी लेकिन इसे क्लैंप नहीं किया गया है। तो आप बोलोगे कि सर क्लैंप नहीं करेंगे तो ये गिर जाएगा सर। नहीं 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 गिरेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही गिरेगा यहाँ का एयर कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो एक अपवर्ड फोर्स आएगा, नहीं अंदर से एक फोर्स आने लगेगा। कितना फोर्स? प्रेशर इनटू एरिया, है ना। और नीचे को एक इसका वेट आ रहा होगा, तो जैसे जैसे ये गिरने लगेगा प्रेशर बढ़ने लगेगा, फोर्स बढ़ने लगेगा। जब ये फोर्स इसकी बराबर हो गया वो रुक जाएगा, ये रुक जाएगा। मतलब अभी रुका हुआ है क्योंकि गैस को जितना कंप्रेस करना था कर चुका है। गाड़ी में शॉक ऑब्जर्वर तो आप ऐसे ही लगाते हो, है ना, एक ऑयल रहता है जिसको आप कंप्रेस करके रखते हो, उतने में रहता है। तो यहाँ पर फिर डाइवर्ट हो जाएगा। अब ये यहाँ तक कंप्रेस हुआ और यहाँ पर आके रुक गया है। अभी अगर हम इसको धीरे, अच्छा क्या इसका प्रेशर बताओ। अब ये इक्विलिब्रियम में है, अब ये पिस्टन इक्विलिब्रियम में है, मतलब Pa इज इक्वल टू mg। तो प्रेशर कितना हो गया, mg बाई a क्या है, एरिया ऑफ द पिस्टन, A इज एरिया ऑफ द पिस्टन। ठीक है, डोंट थिंक न्यूमेरिकली, मैं खाली समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक ये फ्लोट कर रहा है तब तक अंदर का प्रेशर कांस्टेंट है। अभी मान लो मैं इसको धीरे धीरे गर्म करने लगा, आई अप्लाई स्मॉल कैंडल्स, धीरे धीरे गर्म करने लगा, स्लो हीटिंग। ठीक है, इसको हम कहेंगे स्लो हीटिंग। स्लो हीटिंग में क्या हो रहा है, देखो जैसे हम इसको गर्म करेंगे ये धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा। इस केस में जा नहीं पा रहा था, लेकिन अब ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। जब ये धीरे धीरे बहुत ही धीरे जा रहा है, when velocity is very small, what is the acceleration? You say velocity is almost not changing, acceleration is zero, acceleration is zero, मतलब net force is zero, net force is zero, मतलब mg is equal to pa, मतलब pressure is mg by a। मतलब स्लो हीटिंग करेंगे तो ये एक्सपांड तो करेगा, बहुत ही धीरे धीरे एक्सपांड करेगा, लेकिन अंदर का प्रेशर कांस्टेंट है। हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग। इट इज ए कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग प्रोसेस। बस केस बदल दो थोड़ा सा, बहुत बड़ा सा आग यहाँ पे लगा दो, ये फटाक से फेंका जाएगा ऊपर। Then that case also you are heating with the same arrangement, but now the heating process is not constant pressure heating. So एक floating piston arrangement में, vertical cylinder with floating piston arrangement में आप जब इसको slow heating करते हो तो heating is a constant pressure heating। ठीक है, वापस आते हैं हमारा रिलेशन के बारे में। इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट था, आपने डेल्टा Q1 हीट दिए तो ये टेम्परेचर डेल्टा T बढ़ गया, और ये हम लोग समझ चुके हैं कि डेल्टा Q1 इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। दूसरे केस में आप इसको कांस्टेंट प्रेशर में हीट कर रहे हो, बिकॉज दिस इज द सेम वर्टिकल सिलेंडर विद ए फ्लोटिंग पिस्टन एंड द प्रोसेस इज स्लो हीटिंग। सपोज यू सप्लाई डेल्टा Q2 अमाउंट ऑफ हीट, यू सप्लाई डेल्टा Q2 अमाउंट ऑफ हीट, क्या करने के लिए, इसका भी टेम्परेचर का वही n मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर को डेल्टा T बढ़ाने के लिए। और आप जानते हो कि ड्यूरिंग दिस हीटिंग प्रोसेस क्या था, ड्यूरिंग दिस हीटिंग प्रोसेस क्या था कि आपका प्रेशर कांस्टेंट था। तो जैसे यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट था बोल के V वाज कांस्टेंट, तो क्या फॉर्मूला बन गया, डेल्टा Q1 इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। हियर P इज कांस्टेंट। क्या कोई बताएगा डेल्टा Q2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे डेल्टा Q2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, NCP डेल्टा T, है कि नहीं, NCP डेल्टा T विल बी द फॉर्मूला।
ठीक है, अब मैं ये जानना चाहता हूं, थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ कि डेल्टा Q1 ज्यादा है कि डेल्टा Q2 ज्यादा है। सोचने की दो अलग अलग तरीके हैं। एक तो हुआ इसका वॉल्यूम कांस्टेंट था, डेल्टा Q1 हीट लगा, यहां पर ये एक्सपांड कर गया है, और एक्सपांड करने से क्या होता है, गैस ठंडा हो जाता है कि नहीं, ठंडा हो जाता है, तो फिर उसको डेल्टा T करना है, तो ज्यादा हीट चाहिए कि कम हीट चाहिए। अब यहाँ जब हीटिंग हो रहा था, हम गैस को एक्सपांड भी कर रहे थे, मतलब एक्सपांड भी हो रहा था। अब उसको एक्सपांड करने के लिए, एक्सपांड करते करते गर्म करने के लिए, जैसे कंप्रेस करते करते गर्म करने के लिए कम हीट की जरूरत होता था, एक्सपांड करते करते गर्म करने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत होगा। क्या बातें समझ में आ रहा है? यस। और दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो, यहाँ पर जो आप हीट दे रहे हो, यहाँ पर जो हीट दे रहे हो वो सिर्फ इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है, ये पिस्टन का मास m है, उसका पोटेंशियल एनर्जी भी तो बढ़ा रहा है। The potential energy of the piston is increasing, but energy is conserved, you know। तो यहाँ पर जो हीट दे रहे हो वो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ पर जो हीट दिए टेम्परेचर तो बढ़ाया डेल्टा T, साथ साथ पिस्टन को भी ऊपर उठाया। इसका मतलब डेल्टा Q2 इज मोर देन डेल्टा Q1। समझ में आया क्या? तो ये सारा डिस्कशन में से हमें कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या लाना है? क्या कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लाएंगे? डेल्टा Q2 इज मोर देन डेल्टा Q1, here डेल्टा Q2 इज मोर देन डेल्टा Q1। ये बात समझ में आया? तो आप क्या कहोगे? देखो, तो डेल्टा Q2 का एक्सप्रेशन ये है, डेल्टा Q1 का एक्सप्रेशन ये है, दोनों को देख के बताओ Cp ज्यादा है कि Cv ज्यादा है? व्हाट इज मोर? Cp और Cv में से बड़ा कौन? Cp इज ऑलवेज मोर देन Cv। ऐसा कोई भी केस नहीं हो सकता कि Cp Cv से कम हो गया या बराबर हो गया, इट इज ऑलवेज मोर देन Cv। अब आगे हम लोग देखेंगे कितना ज्यादा है, वो भी देख लेंगे। तो ये पूरा डिस्कशन था आपका रीजनिंग बनाने के लिए। हो सकता है कहीं कोई असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछ लेगा, आप फंस जाओगे। तो लेकिन जिनको सिर्फ स्कूल के लिए चाहिए, बहुत ज्यादा नॉलेज लेने की कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सीधा क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसमें से। लेकिन देख लो इसके अंदर कितने सारे फंडामेंटल छुप गया। कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग कैसे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग कैसे होता है, क्यों Cp ज्यादा है, क्यों Cv कम है। पहला हुआ Cp is more than Cv। Why already explained, I cannot dictate you notes, no one will ask you why Cp is more than Cv। Cp is always more than Cv। It can be proved, और मैं प्रूफ करूंगा भी, it can be proved that Cp minus Cv is equal to R। Cp minus Cv is equal to R, where R is universal gas constant, और हम लोग इसका वैल्यू को क्या लेते हैं, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, 2.08 ऐसे होता है। कैलकुलेशन के लिए हम लोग 2 ले लेते हैं, क्योंकि 2 एक प्यारा सा नंबर है, आसानी से हर जगह ऐड हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। सो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कैलोरी पर मोल केल्विन, ठीक है। इट कैन बी प्रूव्ड एंड इट हैज टू बी प्रूव्ड। स्कूल वाले अक्सर पूछ लेते हैं प्रूव दैट Cp माइनस Cv इक्वल टू R, और इसका प्रूफ कहीं नहीं चाहिए, मैं कर लूंगा उसको। दूसरा हुआ गामा इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट रेशियो। ये टर्म है, क्या है, Cp by Cv। Cp by Cv is specific heat ratio, ये है गामा। ध्यान में, specific heat depends upon the type of gas and process of heating। When you call it Cp, process of heating is fixed, it is constant pressure heating। When you call Cv, process of heating is fixed, constant volume heating। अच्छा, but Cp by Cv, तो इसमें प्रोसेस डिफाइन हो गया है हीटिंग का। Cp by Cv डिपेंड्स ओनली ऑन द टाइप ऑफ गैस।
ये प्रोसेस ऑफ हीटिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स only on the atomicity और नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस देखो स्कूल वालों को ज्यादा डिटेल्स नहीं जरूरत होता है, only depends only on the type of गैस। अब जब हम टाइप बोलते हैं आपको ध्यान में क्या आना चाहिए, टाइप ऑफ गैस मतलब वही एटॉमिसिटी एंड स्ट्रक्चर एंड एटॉमिसिटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर सॉरी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और एटॉमिसिटी दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कौन सा होगा। मतलब गामा फॉर हाइड्रोजन इज सेम एज गामा फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए गामा जो होगा हाइड्रोजन के लिए वही होगा, हीलियम के लिए जो होगा आर्गन के लिए नियन के लिए वही होगा। तो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गैस। ध्यान से थोड़ा सा खाली लिख देते हैं, आपको याद रहेगा। एटोमिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। एटोमिसिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द गैस स्ट्रक्चर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है गामा का वैल्यू। ठीक है, ध्यान रहे कि फॉर एयर सपोज हम कहेंगे और ये जो गामा है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ रिलेटेड है। गामा इज रिलेटेड टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। कैसे? गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/f डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ रिलेटेड है। इसका भी प्रूफ है, बट एनालिटिकल प्रूफ है तो आपको नहीं चाहिए। सो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करता है 1 प्लस 2/f। मोर क्या हुआ कि हम देख लिए कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, कैन बी रिटन एज Cp बाय Cv डिवाइड कर दो दोनों तरफ, -1 इज इक्वल टू R बाय Cv, और Cp बाय Cv क्या हो गया गामा -1 इज इक्वल टू R बाय Cv। इसका मतलब क्या हुआ, Cv कितना हो गया, इट इज R बाय गामा -1। Cp क्या हो जाएगा, देखो तो Cp बाई Cv को अगर हम गामा कहते हैं तो Cp क्या हो गया गामा टाइम्स Cv, सो इट इज गामा R बाई गामा -1। तो इतना सारे चीज यहाँ पर लिखने के पीछे मेरा मकसद क्या है, to just make it open for everyone। आपको अगर कोई भी एक गैस मालूम है, से इट इज हाइड्रोजन, क्या आपको उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना आता है? हाँ सर आता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है तो गामा निकाल पाओगे? हाँ सर निकाल पाएंगे। गामा निकाल पाओगे तो Cv पता चल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। Cp हाँ मिल जाएगा। तो कोई भी गैस का एटॉमिसिटी एंड स्ट्रक्चर अगर आपको मालूम है तो आप उसका Cp Cv पता कर सकते हो। बस पता करना है कि गैस कैसा है, डायटोमिक है कि मोनोएटॉमिक है, हाउ आर द थिंग्स, हाउ आर द रिलेशंस। ठीक है ना? तो देखो कोई भी एक अननोन गैस के लिए आपको Cp Cv निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। नाउ इट इज वेरी इजी ऑन योर पार्ट। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं Cp और Cv के बीच में जितने सारे रिलेशन को हम लोग एक्सप्लोर किए यहाँ पर, उसमें से देखो क्या क्या चीजें सामने आए। Cp इज मोर देन Cv, Cp minus Cv is equal to R, which is numerically 2 in calorie per mole Kelvin. Gamma you define in Newton, that is called specific heat ratio. It depends only on the type of gas, that is the atomicity and molecular structure. How it is related to the degree of freedom? By the relation 1 plus 2/f. Again Cp minus Cv है R, इसी स्टेटमेंट को उधार लिए यहाँ पर, Cv डिवाइड किए दोनों तरफ, सिंप्लीफाई किए, Cv आ गया R बाई गामा -1 और Cp आ गया गामा R बाई गामा -1। फाइंड Cp एंड Cv फॉर ऑक्सीजन। क्या आप में से कोई इसका आंसर देगा? कोई इसका आंसर देगा? Cp एंड Cv फॉर ऑक्सीजन 7/5। देखो पहले निकालेंगे F इज 3a - R,
ये ऑक्सीजन है भैया, जान है सबका, तो 3 × 2 - 1 एक रिलेशन है, इट इज 5। गामा is 1 + 2/f, 1 + 2/5 is 7/5। Cv is gamma r by gamma -1, तो हम कहेंगे इट इज 7/5, तो हो गया गामा, r हो गया 2, सो 7/5 r by 7/5 - 1 is coming out to be कितना हो गया, इट इज कमिंग आउट टू 2/5, तो इट इज कमिंग आउट टू बी सॉरी ये हो गया 7/5, ये भी हो गया 7/5। Cv इज नॉट, ये Cp है, राइट, Cp है गामा r by gamma -1, Cp इज गामा r by gamma -1, तो क्या हो गया ये 7r/2, और r का वैल्यू तो है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 7 कैलोरी पर मोल केल्विन। ठीक है, Cv क्या होता है, Cp - 2, क्योंकि Cp - Cv होता है R, सो इट इज 5 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो देखो कोई भी एक गैस आपको दे दिया, आप उसका Cp और Cv का वैल्यू निकाल दिए, Cp और Cv का वैल्यू निकाल दिए, समझ में आया? क्या आप में से कोई फटाफट बता सकता है व्हाट विल बी Cp एंड Cv फॉर नाइट्रोजन विदाउट एनी कैलकुलेशन? Cp फॉर नाइट्रोजन कितना होगा? सेम, इसके लिए जो हो रहा था वही होगा, इसके लिए जो हो रहा था वही होगा, 7 कैलोरी पर मोल केल्विन एंड 5 कैलोरी पर मोल केल्विन, Cp - Cv। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग Cp और Cv किसी भी एक गैस के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, आज हमारा टाइम एक्सीड हो रहा है, अगेन वी आर मीटिंग इन आवर यूजुअल क्लास टाइमिंग, तो तब तक के लिए जय हिंद। अगर किसी को